हेलो दोस्तों। तो मैं आप लोगों को के लिए आज एक नए क्लास के साथ जियोग्राफी जैसा कि मैं आपको जियोग्राफी इस समय करा रहा हूँ, तो जियोग्राफी के 6वें लेक्चर के साथ 6वीं क्लास के साथ मैं आज फिर से उपस्थित हुआ आपके सामने। और मुझे लगता है जियोग्राफी का एक लेक्चर और आएगा और उसी के साथ जियोग्राफी लगभग कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इतने से 12 प्रश्न जो जियोग्राफी से आते हैं, इतने से 9 या 10 प्रश्न आप या इससे अधिक भी कर सकते हैं। कम से कम 9 या 10 प्रश्न तो हो ही जाएंगे। तो कुछ टॉपिक जो मैं पीछे पढ़ा रहा था उसमें कुछ टॉपिक जो छूटे हुए हैं, सबसे पहले उससे शुरू करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो वहाँ से शुरू करते हैं जो कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं। उसके बाद आज के टॉपिक पे हम आएंगे। वैसे आज हम लोग पर्वत का पूरा अध्ययन करेंगे। पर्वत के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे और कुछ टॉपिक हैं जिसका मैं पीडीएफ लेके आपके साथ आया हूँ। उन पीडीएफ को मैं एक बार समझा दूंगा और आपको उसको याद करना है। और जैसा कि मैंने बताया था, यदि आपको पीडीएफ हो चाहिए, जो पीडीएफ जो मैं इसमें लेकर आ रहा हूँ, वो पीडीएफ यदि आप चाहिए तो आप कमेंट में जाइए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे लिख देंगे तो आपको जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही काम का होगा। तो जो कुछ टॉपिक छूट गए थे, जैसे कि चंद्र ग्रहण, जैसे मैं सौर मंडल पढ़ा रहा था, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये दोनों टॉपिक छूट गए थे, तो आज इसको हम कर लेते हैं। तो चंद्र ग्रहण क्या, सबसे पहले चंद्र ग्रहण ही देखते हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण होता क्या है, तो सामान्य भाषा में यदि हम समझें तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। क्या हो जाती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्रमा हमको नहीं दिखता, क्योंकि हमने बताया था कि जब हम लोग सौर मंडल पढ़ रहे थे तो उसमें चंद्रमा ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में हमने पढ़ा था। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा, तो चंद्रमा हमको नहीं दिखेगा, तो उसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसको चित्र में बना लें। यदि इसको हम सूर्य मान लें, यदि इसको सूर्य मान ले और यहाँ पे चंद्रमा मान ले और ये पृथ्वी मान ले, तो सूर्य से जो प्रकाश चलेगी चंद्रमा की तरफ, उसको पृथ्वी क्या कर लेगी? रोक लेगी। पृथ्वी क्या करेगी? उसको रोक लेगी। तो चंद्रमा पे कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? चंद्रमा दिखाई नहीं देगा हमको, तो इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण 2-3 प्रकार के होते हैं, अर्धपूर्ण। तो इसमें जो चित्र में दिख रहा है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा पर इसका कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है। यदि चंद्रमा इधर कहीं हो तो कुछ हिस्से पर प्रकाश पड़ जाएगा, तो चंद्रमा हमको आधा दिखेगी, तो अर्ध चंद्र ग्रहण। उतना अंदर नहीं जाना है आपको, बस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेना है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये है पृथ्वी, ये है सूर्य और यह है चंद्रमा। तो क्या होता है चंद्र ग्रहण में? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्रमा पर कोई प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो चंद्रमा हमको नहीं दिखती है, तो उसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। उसी तरीके से सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य पृथ्वी के बीच में क्या आ जाती है? चंद्रमा आ जाती है। तो क्या होता है?
तो सूर्य से जो प्रकाश की किरण चलती है वो चंद्रमा से टकरा के ऐसे निकल जाती है, तो उसका प्रकाश हमको पृथ्वी पर नहीं दिखता। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब तक कोई प्रकाश नहीं होगा हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो उसी तरीके से सूर्य हमको नहीं दिख पाता है, सूर्य हमको नहीं दिख पाता है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता तो सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। इसको आपको याद रखना है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से प्रश्न पूछता है। यदि मध्य रात्रि का सूर्य यदि पूछ दे कि कहाँ किस देश में मध्य रात्रि में सूर्य निकलता है, बिल्कुल रात को मध्य रात्रि में सूर्य कहाँ पे निकलता है, किस देश में निकलता है, तो आपको याद रखना है वो देश है नॉर्वे। अफ्रीका करें, ये यूरोप महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है जो है नॉर्वे। तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ निकलता है, नॉर्वे देश में। इसको आपको याद रखना है। तो आज के टॉपिक पे हम आते हैं पर्वत। आज के पहले टॉपिक को हम लेके चलते हैं पर्वत। पर्वत होते क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर तीन चार तरीके की स्थलाकृतियाँ होती हैं, स्थल की आकृतियाँ होती हैं। पर्वत हो गया, पठार हो गया, पर्वत, पठार, मैदान, मुख्य रूप से तो तीन ही होती हैं। तो पर्वत क्या होता है, जो बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है वो पर्वत होता है। पठार क्या होता है, ये भी थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन पर्वत इस तरीके से होता है। जबकि पठार क्या होता है, ऊंचा होता है लेकिन बीच में बिल्कुल समतल, इस तरीके का, और बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, ये थोड़ा ऊंचा होता है। मैदान जान ही रहे हैं, समतल जो होता है क्षेत्र उसे मैदान कहते हैं। तो पर्वत भी दो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है, एक पर्वत के लगभग तीन प्रकार हैं। पहला है वलित पर्वत। वलित पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जो बिल्कुल वलित का मतलब है इस तरीके से होते हैं, इस तरीके के पर्वत होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत। इनका निर्माण कैसे हुआ है, प्लेटों के टकराने से। जैसा कि मैंने बताया था पीछे वाले वीडियो में, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं, 6 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं। तो वो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, तो दो प्लेटें जब आपस में इस तरीके से आकर टकराएंगी, तो बीच का जो मटेरियल होगा, बीच की जो चीज़ें होंगी वो इस तरीके से बाहर फेंक देंगी, इस तरीके से हो जाएंगी। तो इस तरीके से वलित पर्वत का निर्माण होता है। एक होता है भ्रंश पर्वत। भ्रंश का मतलब होता है भ्रंश पर्वत होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई क्षेत्र होता है बीच से इधर और इधर दो जगह से दब जाए, तो बीच में एक पर्वत जैसा दिखेगा। यदि कोई क्षेत्र इस तरीके से हो जाए, दोनों किनारे के क्षेत्र नीचे की तरफ दब गए, तो बीच में ये जो बन गया ये पर्वत जैसा दिखेगा नीचे से, यहाँ से देखने पर। वास्तव में पर्वत नहीं होते, लेकिन पर्वत जैसा दिखेंगे जब यहाँ हम जाएंगे, तो इसे कहते हैं भ्रंश पर्वत। इसके अलावा चक्रवात जो होता है ना, चक्रवात कर रहे हैं, ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था। ज्वालामुखी भी विस्फोट होता है, तो अंदर से चीज़ें लावा बाहर निकलती हैं और जम जाती हैं। पृथ्वी के नीचे से लावा क्या होता है, बाहर निकलता है और जम जाता है। तो इस तरीके से जब जमते पर्वत जैसा बन जाता है, तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो ये तीन तरीके के पर्वत होते हैं। अब हम आते हैं कि भारत में जो पर्वत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में जो पर्वत है, तो भारत में जो पर्वत है वो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे ये हिमालय पर्वत। इसके अलावा यहाँ पे देखिए विंध्य पर्वत, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत, ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये पूर्वी घाट पर्वत। और यदि और हम नीचे जाएं तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत जो आके आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ नीलगिरी पर्वत बनती है।
तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिमालय पर्वत से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिमालय पर्वत से। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ, एक फ़ोन आ गया था। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिमालय पर्वत से। तो चित्र को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आराम से आपको दिखे। तो ये है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत का मतलब होता है हिम। सबसे पहले इसका मतलब ही समझ लेते हैं, हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ़, आलय का मतलब होता है घर, यानी बर्फ़ का घर। हिमालय पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो बर्फ़ के रूप में जमे हुए हैं, तो इसी के आधार पे इसका नामकरण हुआ है हिमालय। तो हिमालय के सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा विस्तृत है, और इधर भी है, और इधर भी थोड़ा चला गया है। तो ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, और 7 देशों में फैला हुआ है। इधर हम देखेंगे तो पाकिस्तान में, और थोड़ा बहुत क्षेत्र अफ़गानिस्तान में, फिर भारत में, भारत के बाद इधर देखें तो चीन में, चीन के बाद नेपाल में, नेपाल के बाद इधर भूटान में, भूटान के बाद म्यांमार में। भारत में तो है ही, ठीक। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, तो इतने क्षेत्रों में फैला हुआ है। और यदि हम देखें हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत, सबसे पहले तो हिमालय पर्वत ये है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण का जो प्रक्रिया है, ऐसा माना जाता है कि पहले क्या था, ऊपर गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना, और नीचे, नहीं मिस्टेक हो गया, ऊपर अंगारा लैंड था, लैंड का मतलब स्थल भूमि, और नीचे गोंडवाना लैंड था, ये भी स्थल भूमि था, और बीच में एक सागर बह रहा था, उथला सागर, बहुत गहरा नहीं था। उसको बोलते थे उस समय, बहुत पहले की ये बात है, जब हिमालय पर्वत नहीं बना था, तेथिस सागर। क्या बोलते थे? तेथिस सागर। तो हुआ क्या कि इस पर बहुत सारी नदियाँ बह रही थी, इसमें भी बहुत सारी नदियाँ बह रही थी, इन दोनों पे बहुत सारी नदियाँ बह के इस सागर में आके गिर रही थी। तो बहुत सारे अवक्षेप लाई, ये अवक्षेप मतलब नदियाँ अपने साथ मिट्टी उट्टी बहा के लाती हैं, तो इसमें गिराती चली गई, तो ये और उथला होता चला गया। और बाद में क्या हुआ कि दोनों प्लेटें, जो ऊपर अंगारा लैंड, गोंडवाना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो थी आपस में, ये आपस में आके और नज़दीक आती गई, तो बीच में जो मिट्टी भरा हुआ था वो क्या हो गया, इस तरीके से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो हिमालय पर्वत का इस तरीके से निर्माण हो गया। बस थोड़ी सी आपको समझना था, पूछेगा नहीं परीक्षा में। बस हिमालय पर्वत के ऊपर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक और पर्वत पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं इसको। तो इसमें ढेर सारी श्रेणियाँ होती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणियाँ होती हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियाँ। ये हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय पार का हिमालय का बोलते हैं, हिमालय पार, हिमालय के पार की पर्वत श्रेणियाँ हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं इसको। इसमें 3 श्रेणियाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये काराकोरम जो है, इसी पे जो मैंने बताया था पीछे वाले वीडियो में, K2 जो गाडविन ऑस्टिन है, K2 गाडविन ऑस्टिन जो है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो इसी काराकोरम श्रेणी पर है, यानी वो हिमालय पर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वो हिमालय पे नहीं है। अच्छा, अब आते हैं हिमालय पे। तो K2 गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो काराकोरम श्रेणी पे है, हिमालय पे नहीं है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, अब आते हैं हिमालय पे। तो हिमालय में 3 श्रेणियाँ हैं, हिमालय में 3 श्रेणियाँ होती हैं। यदि हम देखें
तो हिमालय की 3 श्रेणियाँ होती है। सबसे ऊपर वाली जो ये अंदर की श्रेणी है, इसके बाद ये दूसरी श्रेणी और ये तीसरी श्रेणी। 3 परत के रूप में, 3 श्रेणियों के रूप में हिमालय है। तो ऊपर वाले को जो बोलते हैं इसको बृहद हिमालय, बृहद, या इसी को आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, या इसी को महान हिमालय भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके। अंदर वाले को, इधर को बाहर मानता है, इधर अंदर मानता है। तो ये आंतरिक हिमालय हो गया। इसी को बृहद हिमालय बोलते हैं, इसी को महान हिमालय भी बोलते हैं। बीच वाले को क्या बोलेंगे? मध्य हिमालय। इसको आंतरिक हिमालय, बाहर वाले को तो इसको मध्य हिमालय, क्योंकि ये बीच में है। इसी को लघु हिमालय भी बोलते हैं। इसको बृहद तो इसको लघु, तो दोनों आराम से याद हो जाएगा। तीसरे वाले को बोलते हैं बाह्य हिमालय, बाह्य बाहर की तरफ है, या इसी को बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो 3 श्रेणियाँ हिमालय की हो गई, बृहद, आंतरिक या महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो ये आपको याद रखना है। हिमालय को हमने जैसे बताया कि इसका नाम हिमालय कैसे है? हिमालय का मतलब बर्फ का घर। तो इस तरीके से इसका एक नामकरण पड़ा है। इसको पर्वत राज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत राज, यानी पर्वतों का राजा। हिमालय को यदि पूछ दे कि पर्वत राज किस किस पर्वत को कहते हैं, तो हिमालय पर्वत को। हिमालय पर्वत विभाजक के रूप में भी काम करता है, क्योंकि जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव मैंने बताया था ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तर ध्रुव की तरफ से जो ठंडी हवाएं है, क्योंकि ध्रुव पे सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता, तो वहाँ बर्फ जमा रहता है दोनों ध्रुवों पे। तो उत्तर की तरफ से जो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, उसको हिमालय पर्वत क्या कर देता है? रोक लेता है। क्या करता है? रोक लेता है। तो इसीलिए भारत में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। तो ये विभाजक के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा जो मानसून आता है, मैंने बताया था, मानसून जो आता है इधर से, मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून मैंने पढ़ा दिया पीछे वाले वीडियो में। वो हिमालय पर्वत उसको रोक देती है, जिससे यहाँ पे ढेर सारी मैदानों में वर्षा होती है। तो हिमालय पर्वत अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं हिमालय पर्वत में, जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और लगातार मैदानों में जल का प्रवाह होता रहता है। जल अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से हमने हिमालय के बारे में कुछ बातें देखी। कुछ और बातें देख लेते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया था कि एवरेस्ट चोटी है, जो कहाँ पे है? नेपाल और चीन की सीमा पर है। नेपाल और चीन की सीमा पर है। माउंट एवरेस्ट बोलते हैं इसको। इसकी ऊंचाई इस समय लगभग 8,850 किलोमीटर है, नहीं 8,850 मीटर है। याद रखिए, 8,850 मीटर इस समय है। वो कहाँ पे है? हिमालय पर्वत पे है। किस हिमालय पे है? बृहद हिमालय पे है। हिमालय में भी किस हिमालय पे? बृहद हिमालय पे है। नेपाल और चीन की सीमा पर होता है। इसके 2 नाम हैं। नेपाल में इसको सगरमाथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं नेपाल में? सगर, नाम पूछ देगा, सगरमाथा। सगरमाथा किस चोटी को कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को ही कहते हैं। किस देश में कहते हैं? नेपाल में, सगरमाथा। उसी तरीके से चीन में जो माउंट एवरेस्ट चोटी है उसको बोलते हैं चेमोलुंगमा। चेमोलुंगमा, याद रखिए, क्या बोलते हैं? चेमोलुंगमा माउंट एवरेस्ट को चीन में बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मैंने बताया K2 है। इसी को गाडविन आस्टीन भी बोलते हैं, लेकिन ये हिमालय पे नहीं है। यदि आपसे कभी पूछ दे कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे है, सिक्किम में। इसको बोलते हैं कंचनजंगा। हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय पर स्थित भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। 2 तरीके से प्रश्न बनेगा। यदि पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 या गाडविन आस्टीन आप टिक करेंगे।
और यदि पूछ दिया कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, और पूछ दे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, 3 तरीके से प्रश्न आपसे पूछेगा। हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल हैं जैसे हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, गोमुख, कैलाश, मानसरोवर, ये सभी चीज़ें यदि आपसे पूछ दे कि किस पर्वत श्रेणियों में है तो हिमालय पर्वत श्रेणी में है। इसके अलावा ढेर सारी नदियाँ निकलती हैं यहाँ पे। इधर सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, गंगा नदी यहाँ पे बनी हुई है, गंगा नदी। ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नदी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सांगपो नदी, चीन में इसको सांगपो बोलते हैं। जब ये भारत में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। तो ढेर सारी नदियाँ भी हिमालय से निकलती हैं। इसके अलावा हिमालय पर स्थित बहुत सारे ग्लेशियर हैं। तो मैंने पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया भी था आपको कि भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर क्या है, सियाचिन। वो कहाँ पे है, हिमालय पे ही है, इधर है काराकोरम श्रेणी के आसपास, तो हिमालय के आसपास है। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर यदि आपसे पूछे तो सियाचिन है। आपको होमवर्क है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जाके लिख के बताइए मुझे। तो इतनी बातें हो गई हिमालय के बारे में। आशा कर रहा हूँ कि आपको इतनी बातें याद रहेंगी। एक दो बातें और हैं, जैसे सबसे ऊंची चोटियों वाला एक PDF फॉर्म मैं लेकर आया हूँ। तो उसमें आपको मैं हिमालय के प्रमुख चोटियों के बारे में बताऊंगा। हालांकि 3 चोटियों के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब चीज़ों को, लेकिन आगे एक PDF है उसमें। और इसके अलावा हिमालय पे जो दर्रे हैं उसका भी PDF एक ठो मैं लेकर आया हूँ, ताकि आपको प्रश्न पूछ दे तो आप कर सके उसको। तो आइए देख लेते हैं। ये है आपका हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण ऊंची चोटियाँ। हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण ऊंची चोटियाँ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने बताया कि इसको सगरमाथा बोलते हैं नेपाल में, और चीन में बोलते हैं इसको चेमोलुंगमा। पूछ देगा कि चेमोलुंगमा किस चोटी को कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को या सगरमाथा। किस देश में, नेपाल में सगरमाथा और चीन में चेमोलुंगमा। ये चीन और नेपाल की सीमा पर है। किस पर्वत पे है, हिमालय पर्वत पे है। और हिमालय में भी किस पर्वत पे, तो बृहद हिमालय पे। इतनी बातें आपको एवरेस्ट के बारे में याद होनी चाहिए। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जैसा कि मैंने बताया था। कंचनजंगा ये सिक्किम में है, भारत के सिक्किम राज्य में। भारत के किस राज्य में है, सिक्किम। जैसा कि मैंने बताया कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। किस राज्य में है, भारत के सिक्किम में। इसके अलावा यहाँ पे K2 है, ये हिमालय पे नहीं है, ट्रांस हिमालय पे है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसी को गाडविन आस्टीन भी बोलते हैं, गाडविन आस्टीन। अच्छा, भारत की हिमालय पर जो है, इसके अलावा देखो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट, ये सब और चोटियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। यदि पूछ दे कि नंदा देवी किस पर्वत पे है, या धौलागिरी या अन्नपूर्णा, तो आप बताएंगे हिमालय पर्वत पे। आप 3 को तो याद ही रखिए, K2 माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। इसके अलावा यदि पूछे कि हिमालय पर्वत की भारत में सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचा बरुआ ये सबसे पूर्वी है हिमालय पर्वत की भारत में। और राकापोसी या नंगा पर्वत जिसको बोलते हैं, वो पश्चिम में भारत की सबसे हिमालय पर स्थित सबसे पश्चिमी चोटी है। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, हिमालय के ऊपर ही पामीर का पठार है, जैसा कि हम जानते हैं कि इसको दुनिया का छत कहते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। यहाँ से बहुत सारे और श्रेणियाँ निकलती हैं, तो ये दूसरे देशों में जाती हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आपके लिए मैं दर्रों वाला एक वीडियो लेकर आया हूँ, एक PDF, ताकि आपको कुछ दर्रे भी याद हो जाए जो हिमालय पर्वत पे हैं। क्योंकि दर्रों से आपसे प्रश्न पूछा है पीछे, हिमालय का तो नहीं पूछा है, पश्चिमी घाट का पूछा है, जिसको आज आगे हम पढ़ेंगे हम लोग। तो हिमालय पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण दर्रे देख लेते हैं।
बोरजिल दर्रा यहाँ पे है, जोजिला दर्रा यहाँ पे, और बनिहाल दर्रा यहाँ पे। तो ये हिमालय पर स्थित दर्रे हैं। इसके अलावा काराकोरम, काराकोरम श्रेणी पर होगा, जाहिर सी बात है। खारदुंगला यहाँ पे है, ये जास्कर श्रेणी पे है, नहीं हाँ लद्दाख श्रेणी पर है। और इसके अलावा बारालाचाला, सिपकीला, मुलिंग, मानला, नेपला, ये सब यहाँ पे हैं। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, बहुत याद करने रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं, नाम भी कठिन है, तो बहुत आसानी से याद नहीं होगा। लिपुलेख दर्रा आपको याद होना चाहिए, ये भारत नेपाल की सीमा पर है, उत्तराखंड में, तो इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा दीफू, पांगसार, लिखा पानी, लिखा पानी भी कभी कभी पूछता है कि किन दो देशों के बीच है, तो भारत और म्यांमार के बीच में है, भारत और म्यांमार की सीमा पर है। कौन? लिखा पानी। तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रख लेना है, मैं इसीलिए लेकर आया था क्योंकि पूछा हुआ है प्रश्न। तो ये हो गया, इतनी बातें आपके लिए हो गई। तो हिमालय पर्वत हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पर्वत जो हैं। तो हम देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये सब पूर्वी घाट पर्वत के उदाहरण हैं, मतलब पूर्वी घाट पर्वत के हिस्से हैं। तो पूर्वी घाट पर्वत, पहली बात तो जैसा कि दिख ही रहा है कि असतत होता है। असतत का मतलब टूटा फूटा होता है, तो टूटे फूटे हैं, दिख रहा है कि आपस में एक पूरा जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं कटा छटा है। और ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, तो उड़ीसा से शुरू होता है और तमिलनाडु तक चला जाता है। बीच में कौन कौन से राज्य आएंगे यदि पूछ दे कभी कभी, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ हिस्सा और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा केरल में भी आ जाता है। केरल नहीं, कर्नाटक में, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक है ना, तो कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी प्रवेश कर जाता है। तो 5 राज्यों से लगभग जाता है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो इसको काट छाट देती हैं। कटा छटा दिख रहा है तो नदियों के कारण, क्योंकि नदियों ने इसको काट लिया है। बहुत सारी नदियाँ ऐसे ऐसे इधर बहती हैं, तो नदियों के रास्ते में जो भी पर्वत आता है वो उसको काट के शुरू से ही काटती चली आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महानदी। यदि हम चित्र को और बड़ा कर लेंगे तो आपको और साफ दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है महानदी, इसके बाद यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कुछ 4 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो इसको काट छाट दी हैं। यदि सबसे ऊंची चोटी इसका कभी पूछ दे आपसे, तो सीतम्मा कोंडा आपको याद रखना है, सीतम्मा कोंडा, आंध्र प्रदेश में है। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। सीतम्मा कोंडा याद रखिए, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम आ जाते हैं इधर पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट, क्योंकि ये इधर पूरब है ना, तो ये पूर्वी घाट हो गया, इसी दिशा के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और इधर पश्चिम है तो पश्चिमी घाट। तो ये है पश्चिमी घाट, यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, इसी को क्या कह देते हैं, इसी को सह्याद्री नाम भी दे देते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ दे कि सह्याद्री किस पर्वत को कहते हैं, तो पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत को एक और नाम है, क्या है, सह्याद्री। जैसा कि दिख रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत तो कटा छटा था, लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत ज़्यादातर जुड़ा हुआ है। एक दिख रहा है ना, एक साथ जुड़ा हुआ, कहीं 2-3 जगह कटे हुए कुछ दर्रे हैं। यहीं से प्रश्न आपसे पूछा था, दर्रों, यहाँ के दर्रों को आपको पूछा है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है, देख ही रहा है, उत्तर दक्षिण में ये भी था, ये भी है, ठीक। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। यानी गुजरात से शुरू होकर एक तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक जाता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक जाता है। तमिलनाडु में कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। अच्छा, यदि आपसे कभी पूछ दे कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नाई मूढ़ी, याद रखिए, अन्नाई
मूढ़ी। आप जैसे पूर्वी घाट का हमने बताया सितम्मा, कोंडा, उसी तरीके से पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाई मूढ़ी। अनाई मूढ़ी, अनाई मूढ़ी याद रखना है आपको, अनाई मूढ़ी, अनाई मूढ़ी। जो पश्चिमी घाट पर्वत है यहाँ पे बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता यहाँ पे सबसे अधिक होती है भारत में, लगभग ऐसा माना जाता है। और विश्व में 8वें नंबर पे जैव विविधता। जैव विविधता आप जानते होंगे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा जीव विविधता हो, यानी बहुत प्रकार के जीव वहाँ पे पाए जाते हो, तो ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं इसको। तो ये विश्व में 8वां सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, यानी जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं, जहाँ से प्रश्न आपसे पूछा था। तो यहाँ पे देखिए, कुछ दर्रों से पहले थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था तटों के बारे में। तो देखिए, ये उत्तरी सरकार तट है आंध्र प्रदेश के आसपास। यहाँ पे कोरोमंडल तट है, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे मालाबार तट है, यहाँ पे कोंकण तट है। तो इस तरीके से कुछ तट है, इसको आपको याद रखना है। तो मैं बता रहा था कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है इस पे 3-4 दर्रे हैं महत्वपूर्ण है तो ढेर सारे दर्रे, लेकिन 3-4 हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे है थाल घाट, इधर कहीं है भोर घाट, इधर कहीं है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे पाल घाट, नीचे और है गरसोप्पा दर्रा। तो थाल घाट दर्रा, यहाँ पे थाल घाट दर्रा, याद रखिए थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और गरसप्पा दर्रा। तो इसको याद करने का ट्रिक इस तरीके से बनाया जाता है कि थाली लिया भोर में और पानी पिया। जनरली हम गिलास में पानी पीते हैं, लेकिन थाली लिया भोर में क्या किया? पानी पिया। तो जिस तरीके से भी आपको याद रखना है, क्रम याद रख लिए, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थार घाट जो दर्रा होता है वो मुंबई को नासिक से या आगरा से जोड़ता है। इधर जाना होता है तो मुंबई इधर है, मुंबई एकदम यहाँ पे समुद्र के किनारे है यहाँ पे। तो समुद्र के किनारे जब मुंबई है तो यहाँ से इधर जाने में बीच में पर्वत आ जाता है। तो पर्वत के बीच में यहीं पे क्या है? थाल घाट दर्रा है। यहीं पे थाल घाट दर्रा है। तो ये दर्रा इधर नासिक है और इधर यूपी में चले जाएंगे तो इधर आगरा मिलेगा और यूपी में ऊपर। तो यहाँ यदि जाना हो मुंबई से तो रास्ता कौन देता है? यहीं दर्रा देता है। कौन सा दर्रा? थाल घाट दर्रा। इसी तरीके से यहाँ पे भोर घाट दर्रा है। भोर घाट दर्रा क्या करता है? मुंबई को पूना से, मुंबई से यदि पूना जाना है, पूना इधर नीचे होता है, तो मुंबई से पूना जाना है तो भोर घाट दर्रे से जाते हैं। उसी तरीके से कोच्चि से, यानी केरल की राजधानी जो है कोच्चि, वहाँ से आपको मद्रास जाना है या चेन्नई जाना है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जाना है तो पाल घाट दर्रे से होके जाते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पूरी पहाड़ी क्या है? पर्यटन क्षेत्र है। पर्यटन क्षेत्र आप जानते होंगे ऐसा स्थान जहाँ पे घूमने जाने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं या घूमने जाते हैं, ऐसे क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बोलते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये घूमने के लिए। नीलगिरी जो पर्वत है वो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत जब आपस में आके मिल जाते हैं तो वहीं पे नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ दे तो दोदा बेट्टा तमिलनाडु में है ये। और यदि आपसे पूछे नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में फैला हुआ है तो इधर देखिए तमिलनाडु में, यहाँ पे केरल में और यहाँ पे कर्नाटक में। तो 3 राज्यों में केरल कर्नाटक तमिलनाडु आपको याद रखना है। इसके अलावा नीलगिरी पर्वत पर बहुत सारी खूबसूरत जगह है घूमने वाली। उसी में से एक जगह है ऊटी। ऊटी से आपसे प्रश्न पूछा है, दर्रों से प्रश्न पूछा था, ऊटी पूछा है कि ऊटी किस पर्वत पे है? तो ऊटी
नीलगिरी पर्वत पर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, ऊटी। नाम सुना होगा, पिक्चरों में देखा भी होगा अगर आपने आप पिक्चर देखते हैं। इसके अलावा ऊटी के अलावा मुदुमलाई, 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 इसके अलावा कुनूर, कुनूर, ये सब पर्यटक स्थल हैं जो कहाँ पे हैं, नीलगिरी पर्वत पर हैं। लोग घूमने के लिए यहाँ पे जाते हैं। नीलगिरी पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, तो भ्रंश पर्वत का, याद रखिए भ्रंश। पीछे मैंने बताया था ना अभी पर्वत के प्रकारों में, तो भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। जबकि हिमालय पर्वत कौन से पर्वत का उदाहरण है, तो वलित पर्वत का, वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। तो इसको आपको याद रखना है, हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण, नीलगिरी भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। तो ऊटी, मुदुमलाई, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये सब कहाँ पे है, नीलगिरी पर्वत पे। तो इतनी बातें हो गई पर्वत के बारे में। इसके अलावा देखो कुछ पर्वत यहाँ पे बीच में यदि हम देखें यहाँ पे, तो विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत यदि हम देखें तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के जो यानी सोनभद्र वाला जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे, और बिहार, इन सब में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत, नीचे के भारत को प्रायद्वीपीय भारत और ऊपर के भारत को उत्तर भारत बोलते हैं। तो ये विभाजक माना जाता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। इस यही ऐसे ही यहाँ पे सतपुड़ा है, राजपीपला, महादेव, मैकाल पहाड़ियाँ इसमें आती हैं। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं नर्मदा नदी। ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, पूरब से पश्चिम की तरफ उल्टा बहती, पूरब से पश्चिम की तरफ। जबकि ज़्यादातर नदियाँ इधर ऐसे बहती हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ प्रायद्वीपीय में। लेकिन नर्मदा और तापी एक नदी यहाँ पे है सतपुड़ा के नीचे, ये भी पूरब से पश्चिम बहती है, पूरब से पश्चिम बहती है ये दोनों नदियाँ। और सतपुड़ा पर्वत एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये दो नदियों के बीच में है। यदि देखें ऊपर तो इसको नर्मदा नदी, दक्षिण में देखो तो तापी नदी, दो नदियाँ यानी दो गड्ढे वाले स्थान भ्रंश पर्वत। इसी तरीके से तो मैंने बताया था आपको, इधर नर्मदा, इधर तापी, तो दो नदियों के बीच में ये उठा हुआ क्षेत्र है, तो एक ऐसा पर्वत हो गया भ्रंश पर्वत। तो सतपुड़ा भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है अरावली पर्वत, ये राजस्थान में फैला हुआ है, कुछ हिस्सा इसका दिल्ली तक पहुँचता है। यह पर्वत काफ़ी टूट फूट चुका है। ये वलित पर्वत का उदाहरण है, याद रखिए। सबसे पुराने वलित पर्वत का उदाहरण यदि आपसे कभी पूछ दे तो अरावली पर्वत है। ज़्यादा नहीं देखते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगेगा। इतनी ही बातें आपको याद रखनी है पर्वतों के बारे में। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। जो कुछ PDF मैं लेकर आया हूँ उसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इसको आपको याद रखना है। कुछ शक्ति के संसाधन हैं, ऐसे संसाधन जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। तो वो संसाधन जो हैं, संसाधन का मतलब ऐसी चीज़ें जिसका हम उपयोग कर सकें, वो संसाधन है। तो शक्ति संसाधन मतलब ऐसे चीज़ें जिसका हम उपयोग करें, ऊर्जा हमको मिले एनर्जी के लिए, तो उसे हम बोलते हैं शक्ति संसाधन। तो यहाँ पे दिया हुआ है संसाधन का नाम, इधर दिया हुआ है देश, यानी उत्पादन करने वाले देशों का क्रम दिया हुआ है। सबसे अधिक किस देश में होता है, उसके बाद इस तरीके से। तो कोयला का उत्पादन सबसे अधिक यदि हम देखें, सबसे अधिक भंडार किस देश में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसी तरीके से पेट्रोलियम का हम देखें तो सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, इन सब देशों में होता है। प्राकृतिक गैस यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, USR यानी कि रूस। इसी तरीके से बाकी चीज़ों को आप क्या करेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे ताकि कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएं। और किसी में यदि भारत सबसे आगे आपको दिख जाए तो उसको तो आपको बिल्कुल याद ही कर लेना है। जैसे बायोगैस में भारत और चीन, तो इसको बिल्कुल याद करना है। ज्वारी शक्ति में भारत दूसरे पे है, तो इसको भी याद करने लेना। जिसमें भारत दिख जाए उसको तो बिल्कुल याद कर लेना है। इसके अलावा पहला तो सबका याद ही कर लीजिए। तो इसी के लिए अगला टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि सौर ऊर्जा जो पृथ्वी से, सूर्य से ऊर्जा हमारे यहाँ आती है, तो बाद में पृथ्वी क्या करती है, उस ऊर्जा को वापस कर देती है। लेकिन होता क्या है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है या जलवाष्प होते हैं, इन सब चीज़ों के द्वारा
जो या वापस किया गया ताप है जो पृथ्वी ने दिन में ग्रहण किया था रात को छोड़ती है वापस करते हुए वायुमंडल को, तो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प इसको रोक लेते हैं और पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र को गर्म ही रखते हैं। तो इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी पृथ्वी जब गर्म होने लगती है, पृथ्वी की गर्मी बढ़ने लगती है। किन कारणों से? क्योंकि जो सौर ऊर्जा आया सूर्य से पृथ्वी पर, उसको वापस नहीं जाने दिया किसने? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ने। तो इस तरीके से तापमान तो बढ़ेगा, तो इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस यदि आपसे पूछ दे तो दिख ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, इसके अलावा मीथेन भी होता है। मीथेन जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, CH4 केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये सब चीज़ें ग्रीन हाउस गैस हो जाएंगी। ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। तो विभिन्न कारणों से पृथ्वी निरंतर गर्म हो रही है, इसी को क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन यदि पूछ दे तो क्या है ये? पृथ्वी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से निरंतर गर्म हो रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं। ये विविध तथ्य है जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 328.72। इस तरीके से याद कर लेंगे या इसको याद करने का प्रयास करेंगे। विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 2.42 7वां स्थान है, मैंने पढ़ाया था। 2.42% क्षेत्रफल पूरे विश्व का भारत के पास है। इसी के अलावा कुल वन क्षेत्र कितने हैं? तो 23.81 नहीं है, इस समय 24.96 हो गए हैं। तो इसको आप याद करेंगे, इस समय का याद करेंगे, ठीक है। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ देगा तब आप इस पे टिक करेंगे, लेकिन वर्तमान का पूछ देगा तो इस पे चले जाएंगे, याद रखिए। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमने बताया था राजस्थान है, और यूपी अपना चौथे स्थान पे है, हमने बताया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये भी मैंने बताया था। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कब शुरू हुई? 1951 में, और 1956 तक चली थी पहली। पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष, 51 से 56। 9वीं कब चली थी? 97 से 2002। 10वीं 2002 से 2007। 11वीं 7 से 12। 12वीं 12 से 17। जैसा कि मैंने बताया था कि अब पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं को अब समाप्त कर दिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित, इन दोनों को आपको नहीं याद करना है, ये दोनों नहीं याद करेंगे। गन्ने के उत्पादन में इस समय भारत दूसरे स्थान पे है, यहाँ पे प्रथम लिखा हुआ है। गन्ने के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, लेकिन चीनी के उत्पादन में अभी भी प्रथम है, तो इसको आपको याद रखना है। गन्ने के उत्पादन में भारत दूसरे पे, चीनी प्रथम पे, और गन्ने के उत्पादन में अपना यूपी प्रथम पे है, याद रखिए इसको भी, ठीक है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है अपना। सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य तो पश्चिम बंगाल है, याद रखिए, पश्चिम बंगाल। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। 2011 की जनगणना से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, 2011 की जनगणना से, उसको एक बार देख लीजिए। देश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.05 करोड़। ये 2011 की जनगणना से है। अभी क्या हो गया है? 140 करोड़ के आसपास हो गया है, ठीक है। ये 2011 की जब जनगणना से पूछेगा, 2011 आपसे जब पूछ देगा उसमें लिख के, तब आप 121.505 करोड़ पे जाएंगे। शहरी जनसंख्या कितना है? 37.71%, लगभग इतना ही है। अब भी 33% के आसपास हो गया है इस समय। ये 37 था 2011 की जनगणना से, अभी 33% के आसपास हो। विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा उस समय था, अब 18.03% हो गया है, तो इसको आपको याद रखना है। मैंने पीछे बताया है। लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार 943, पीछे मैंने बताया है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। लिंगानुपात में क्या होता है? 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? तो भारत में 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या कम है। जबकि केरल में जाएंगे तो महिलाओं की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है, 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं। तो सबसे अधिक लिंगानुपात भारत में केरल का है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? और सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है, याद रखिएगा। केरल सबसे अधिक, हरियाणा सबसे कम। सर्वाधिक संख्या वृद्धि वाला राज्य, यानी जो सबसे तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा रहा है, वो है मेघालय, 2011 की जनगणना के अनुसार, ध्यान रखिए। इसके बाद
सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो मैंने बताया था अपना उत्तर प्रदेश है। 19.98 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय 25-26 करोड़ के आसपास हो गया। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व का मतलब है एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो बिहार में एक वर्ग किलोमीटर में 11 से 6 लोग रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 17। तो याद रखना है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। तो इतनी चीज़ें मैं लेकर आया था आपके लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं ताकि उनको लाभ हो सके, इस परीक्षा में वो भी पास हो सकें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।